वेलकम टू ओनो स्टडी। मैं गोपाल आपका ओनो स्टडी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जिस तरह से हमारी सीरीज पैटर्न चल रहा है, ये टारगेट कर रहा है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस जो अभी फिलहाल में पेपर चल रहा है। और आप लोगों की नॉलेज के लिए एक चीज़ मैं बता दूं कि जो एनालिसिस हम लोग करते थे ना पेपर का, या फिर कोई भी करता था, या फिर एग्जाम सेंटर से जाके सीधा रिव्यू हम लोग देते थे, तो वो रिव्यू पूरी तरह से बैन हो चुका है। पूरी तरह से मतलब क्या, 1-1.5 महीने उसका नोटिफिकेशन आया था, तब तक चीज़ें कंट्रोल में थी। लेकिन अभी फिलहाल में पूरी चीज़ तरह से बंद है कि आप किसी भी एग्जाम सेंटर पे जाके किसी भी स्टूडेंट से पूछ नहीं सकते कि अंदर पेपर में क्या आया हुआ है, और ना ही हम अपने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे वो चीज़ का डिस्कशन कर सकते हैं कि रिव्यू कैसा गया। एसएससी ने पूरी तरह से बैन किया है। यूपीएससी का आप रिव्यू ले सकते हैं। हो सकता है आने वाले समय में यूपीएससी भी रिव्यू लेना बंद कर दे, रेलवे भी रिव्यू कराना बंद कर दे। रिव्यू का मतलब क्या होता है कि जैसे जो स्टूडेंट, जैसे मेरा आज का पेपर है, मैं एग्जाम सेंटर दे के आया, मैंने किसी यूट्यूबर को, अपने टीचर को, अपने रिलेटिव को वो पेपर बता दिया कि भाई इस पैटर्न पे पेपर आया है, तो वो उससे रिलेट करके तो कुछ चीज़ें को रिवीजन कर लिया करता था कि जैसे ट्रायंगल हो गया टॉपिक, वेन आरेख टॉपिक हो गया, एनालॉजी टॉपिक हो गया, तो उन टॉपिक से जितने क्वेश्चन आएंगे मैं उसको बता दूंगा और वो उसका रिवीजन करता रहेगा। तो उस तरीके से अब एनालिसिस पूरी तरह से बंद हो गया है, यानी कि हम एनालिसिस नहीं कर सकते पेपर का, या फिर आप लोगों को नहीं बता सकते कि एसएससी एमटीएस में प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आए थे और इस फिलहाल में जो 2021 में जो पेपर चल रहा है उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाए, इनको आप तैयार करके जाइए। वो एक तरह से रिव्यू पूरी तरह से बैन है। ना ही तो एग्जाम सेंटर से आप माइक लेके पूछ सकते हैं स्टूडेंटों से, और ना ही आप यहाँ पे सॉल्व करा सकते हैं, ठीक है ना। आने वाले समय में हो सकता है यही रणनीति रेलवे अपनाए, यही रणनीति यूपीएससी अपनाए, ताकि इससे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा कट ऑफ पे। उनका ये कहना है, हमारा कहना नहीं है, उनका ये कहना है कि कट ऑफ कम हो जाएगी इसकी वजह से, ठीक है ना। लेकिन हमें नहीं लगता उससे कट ऑफ कम होगी। स्टूडेंट तो ये लोगों को पेपर पैटर्न सेट करने का ऐसा तरीका होता है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उसमें कट ऑफ ऑटोमेटिक आई जाती है, ठीक है ना। अब चाहे वो बीच के कुछ सिस्टम हो, तुम समझ सकते हो, या फिर उन लोगों का ऊपर ऊपर का कोई सिस्टम हो, आई डोंट नो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग, जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है ना। रेलवे एनटीपीसी 2 के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग उठा रहे हैं ट्रायंगल से, हाउ मेनी ट्रायंगल वाले से, ठीक है ना, काउंटिंग ऑफ फिगर से। तो ये इसमें क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, एक फिगर हम लोगों के लिए दी गई है, निम्न चित्र में कितने त्रिभुज हैं, ये हमसे पूछा गया। ऑप्शन में है 25 है, 23 है, 27 है, 24 है। आप लोगों के पास में 10 सेकंड का टाइम है, आप अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, देन आफ्टर दैट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिएगा। आप लोगों को बेसिकली मैंने बताया था कि अगर कोई आयत हो, उसमें दो विकर्ण दिए हों, तो उसमें नॉर्मली ट्रायंगल 8 होते हैं। ये चीज़ मैंने आप लोगों के लिए बता दिया था, ठीक है ना, इजीली वे में, ठीक है ना। और आज के चलने आने वाले समय में इतना ज़्यादा कंपटीशन आने वाला है कि आप लोग देख के भौचक के रह जाएंगे कि इतना ज़्यादा कंपटीशन, ज्वाइनिंग हो नहीं रही है। और हर साल हर स्टेट से करोड़ों की संख्या में बच्चे +2 पास करके आ रहे हैं। और +2 पास करके वो जो बच्चे आ रहे हैं, उनको सिर्फ यही लगता है कि गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब। और गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट सेक्टर को गवर्नमेंट खत्म कर रही है। जिस तरह से रेलवे में जितनी सारी 3 लाख वैकेंसियां के आसपास अभी खाली पड़ी हुई हैं रेलवे में, लेकिन रेलवे नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा है, वैकेंसी ले नहीं रहा है, प्राइवेट टेंडर के माध्यम से वैकेंसियों को रिलीज करने वाला है, ठीक है ना। ऐसी मतलब खबरें आ रही हैं। प्लस में एक ट्रेन तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होगा, टेंडर बेस पे चल भी रही है, यानी कि एक ट्रायल बेस पे, अगर वो ट्रेन अच्छी चलती है, क्योंकि रेलवे का बजट हमेशा घाटे में रहता है, ठीक है ना, आप लोगों को पता होगा। चलिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है सर, इसे ये फिगर दे रखा है, इसमें कितने ट्रायंगल होंगे। इसमें एक फिगर में 3 फिगर है अंदर, यानी कि एक बड़े वाले चित्र में 3 चित्र दे रखे हैं। कौन कौन से 3 चित्र दे रखे हैं, आइए थोड़ा समझ लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहला अगर मैं चित्र की बात करूं, इधर साइड से मैं स्टार्ट करता हूं, ऐसे करके, ऐसे, और ये वाला फिगर है हम लोगों के लिए, ऐसे करके ये वाला फिगर दे रखा है, ठीक है जी। ये यहाँ तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम ना जी? अच्छा, दिख ही नहीं रहा, समझने में तो प्रॉब्लम होगी यार आप लोगों को, ठीक है ना। सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं इस छोटे से ट्रायंगल से। इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, ये वाला पोर्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। ये वाला मैंने अलग कर लिया वहां पे, ठीक है ना। अब इसमें कितने ट्रायंगल होंगे सर, आप बता देंगे। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया, और चौथा एक ये बड़ा वाला हो गया, यानी कि 4 ट्रायंगल इसमें होंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकता है। और नॉर्मली मैंने 4 ट्रायंगल, अरे यार मैं इस क्वेश्चन के सामने, नॉर्मली मैंने इसमें 4 ट्रायंगल निकाले हैं। यहाँ तक समझने में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकता है। 4 ट्रायंगल आप इजीली निकाल सकते हैं। मैं बड़ी फिगर को 3 छोटी छोटी फिगरों में तोड़ूंगा, आपको समझाऊंगा, देन आफ्टर दैट टोटल ट्रायंगल गिन के आपको बता दूंगा कि इतने ट्रायंगल इसमें हो सकते हैं। और ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में आना ही आना क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप का थोड़ा टफ क्वेश्चन हो जाता है, स्टूडेंट निकाल नहीं पाते। एसएससी के पेपर में आप लोगों को प्रीवियस ईयर में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद मैं दूसरी वाली फिगर को उठाता हूं सर, दूसरी वाली फिगर मैंने उठा ली, ठीक है, एक मिनट,
दूसरी वाली फिगर को इससे मैं टच करा देता हूँ ताकि अच्छे से समझा पाऊँ। दूसरी वाली फिगर मैंने उठा ली, दूसरी वाली फिगर में भी यही फॉर्मेट है, ठीक है जी, ऐसे करके। तो इसमें कितने ट्रायंगल हो जाएंगे आप लोग बताएंगे सर? अभी तो बताया था, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और ये चौथा एक ये बड़ा वाला, चौथा एक ये बड़ा वाला, यानी कि सर इस फिगर में भी 4 हो जाएंगे। अब एक बात बताइए, इन दोनों फिगर को मैंने ज्वाइंट किया, क्यों कोई नया ट्रायंगल निकल के आ रहा है? आप बोलोगे हाँ जी सर इसमें एक नया ट्रायंगल निकल के आ रहा है। कौन सा वाला आ रहा है वो आप बताएंगे मुझे कि सर देखिए ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों फिगर को ज्वाइंट करने पे ये वाला ट्रायंगल एक निकल के आ रहा है, ठीक है ना, एक नया वाला ट्रायंगल ये वाला निकल के आ रहा है। तो कितना हो गया? 4 उस वाली फिगर में थे, 4 इस वाली फिगर में है, एक बड़ा बन गया जो दोनों को मिक्स करके बनाया, तो टोटल 9 ट्रायंगल अभी तक हमारे पास में हो गए। यहाँ तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई बोलेगा सर बहुत बेसिक से छोटा छोटा पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिनको समझना है वो समझिए, जिनको हाई लेवल करना है उनके लिए ट्रेलर बाद में बाकी है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं सर तीसरी वाली फिगर पे आ गए, अब हम इसके बाद में पहुंच गए कहाँ? तीसरी वाली फिगर पे। तीसरी वाली फिगर थोड़ी सी लेंदी है, थोड़ी सी बड़ी है, तो उसको समझते आइएगा। ये यहाँ से पॉइंट यहाँ पे जा रहा है, अरे नहीं है, ये यहाँ से गया यहाँ पे पॉइंट, ठीक है जी, और यहाँ से गया यहाँ पे पॉइंट, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ से ऐसे कर दिया उसने, यहाँ से ऐसे कर दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करें, यहाँ से उसने एक लाइन ऐसे विड्रॉ कर दी, एक लाइन ऐसे विड्रॉ कर दी, दिख पा रहा है ना आपको? अब दिख पाएगा, ठीक है। और देन आफ्टर दैट उसने एक लाइन ऐसे विड्रॉ कर दी, और उसके बाद में एक लाइन ऐसे विड्रॉ कर दी, ठीक है ना। तो बाकी 2 फिगर यहाँ से इधर वाली फिगरों में हमने काउंट कर लिया कि 9 ट्रायंगल हैं। 9 के बाद में अब हमको काउंट करना है कितने ट्रायंगल हैं इसमें, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि इस तरह का अगर कोई फॉर्मेट आ जाए, 2 विकेट दिए हों, तो इसमें आप आंख मीच के 8 ट्रायंगल कर सकते हैं, ठीक है ना। वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताया था, 1 2 3 4, और 4 का गुणा 2 से कर दो, टोटल 8 ट्रायंगल इसमें होंगे। तो आप इजीली वे में बोल सकते हैं सर 8 तो इसमें होंगे ही होंगे, ठीक है ना। ओके सर 3 इसमें भी होंगे, एक ये और एक ये बड़ा वाला, ये वाला 3 सर इसमें होंगे। 8 आपने बड़े उसमें से निकाल लिए, 3 इसमें से निकाल लिए, और 3 नीचे वाले में भी होंगे, ठीक है सर, 3 इसमें भी होंगे, ठीक है जी। अब उसके बाद में नेक्स्ट आगे चलते हैं सर, नेक्स्ट और कहाँ कहाँ से ट्रायंगल निकाल सकते हैं? 3 हो गए। अब उसके बाद में सर एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, यानी कि 3 और 3 के बाद में फिर 2 और ट्रायंगल मिल गए। अब उसके बाद में देखते हैं कि और कहीं से मुझे ट्रायंगल मिल रहा है। हाँ जी सर मुझे एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल और मिल जाएंगे। कैसे? ये वाला पोर्शन, ये वाला अपने आप में एक बड़ा ट्रायंगल हो गया जो, ठीक है ना। एक ट्रायंगल ये वाला हो गया और दूसरा ट्रायंगल ये वाला हो गया, ये ऐसे करके, ठीक है। 2 ट्रायंगल मैंने और ऐड कर लिए। अब मैं टोटल को ऐड कर रहा हूँ, कितने ट्रायंगल मेरे पास टोटल हैं? 8 6, 3 और 3 6, 8 6 14, 14 और 4 कितना हो गया? 18। पहले मेरे पास में कितने थे सर? 9 थे। कितने थे पहले मेरे पास में? वहां पे से कितने मिले थे मुझे? 9 मिले थे। 8 9 17 और 2 27। 27 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। टोटल 27 ट्रायंगल इसमें आप लोगों के हो जाएंगे। आई थिंक आप लोग इजीली वे में आसान तरीके से समझ पाए होंगे। सबसे पहले मैंने इस फिगर में काउंट किया, इस फिगर में मुझे 4 ट्रायंगल मिले। दूसरे में मैंने इस फिगर को काउंट किया, इसमें भी मुझे 4 ट्रायंगल मिले। देन आफ्टर दैट मैंने दोनों को मिक्स किया तो एक मुझे ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल मिला। तो मेरे टोटल कितने हो गए? यहाँ पे मेरे टोटल हो गए 9 ट्रायंगल। 9 मैंने यहाँ से काउंट किए थे, ठीक है ना। अब उसके बाद में मैं इस फिगर पे पहुंचा। इस फिगर पे पहुंचने के बाद में मैंने क्या किया? सबसे पहले 8 मैंने ये वाले ले लिए, 8 जो ट्रायंगल है, ठीक है। फिर उसके बाद में 3 यहाँ से, 1 2 और एक ये बड़ा वाला, 3 यहाँ से ले लिए, 3 यहाँ से ले लिए, 3 और 3 6, ये 3 ले लिए, ये 3 ले लिए। फिर उसके बाद में 1 और 1 2, 2 ये वाले ले लिए। फिर उसके बाद में 2 ये एक्स्ट्रा बन रहे थे यहाँ पे, 2 ट्रायंगल, ये वाले 2 ट्रायंगल यहाँ पे एक्स्ट्रा बन रहे थे, वो मैंने एक्स्ट्रा ले लिए। तो टोटल मेरे पास 27 ट्रायंगल हो गए। इस क्वेश्चन का 27 आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये क्लास 4 है। 3 क्लासेज अगर आपने इससे पहले नहीं देखी है तो अब जाके 3 क्लासेज देख सकते हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद में बात करते हैं दिए गए कथनों में दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़िए और यह चुनिए कि कौन सा निष्कर्ष तर्क संगत रूप से कथन का अनुसरण करता है। यानी कि 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं आप लोगों के लिए, यानी कि 2 कथन दे रखे, 2 कंक्लूजन दे रखे हैं, 2 निष्कर्ष दे रखे हैं। तो आपको बताना है कि कथन के माध्यम से निष्कर्ष कौन सा उसको अनुसरण करेगा, ठीक है ना। चलिए समझते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि सभी कार, मैंने एक फिगर के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि सभी कार, यानी कि ये जो गोला है जो सभी कारों का है, ठीक है जी। सभी कार मैंने इसमें विड्रॉ कर लिया, ठीक है सर। अब उसके बाद में दूसरा वाला क्या बोल रहा है? सभी कार जीप है, तो इसका मतलब जीप इसके ऊपर आ जाएगा, यानी कि जीपों के अंदर सभी कारें आ सकती हैं, ठीक है सर। सभी कारें कितनी क्या है?
जीप है, ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं किसी को कोई प्रॉब्लम? मैंने सिर्फ फिगर विड्रॉ किया, कुछ नहीं किया। देन आफ्टर दैट क्या कह रहा है, सभी जीपें, यानी कि ये जितनी भी जीपें हैं, और वो क्या बोल रहा है, सभी जीपें क्या है, सभी जीपें 4 पहिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, सभी जीप हैं जो 4 पहिया है, ठीक है, यानी कि जो जीपें हैं वो 4 पहिया है, 4 पहिए की होती है जीप, उसमें क्या है जी, 4 पहिया है। अब उसके बाद में थोड़ा सा पहुंचते हैं निष्कर्ष की तरफ, कि निष्कर्ष के क्या कह रहे हैं। निष्कर्ष कह रहे हैं सभी 4 पहिए कारें हैं। एक बात बताइएगा कि मैंने आपको 100 रुपीज़ दिए, मैंने आपको 100 रुपीज़ दिए, और मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे 150 वापस कर दो या 110 वापस कर दो, आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप मुझे बोलेंगे सर 100 दिए तो 100 में से मांगो ना जितने मांगने हैं, 100 से ऊपर तो हमारे पास है ही नहीं। तो वही वाला कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में आप लोगों को अप्लाई करना है कि 4 पहिया, 4 पहिया, सभी 4 पहिए कारें हैं। सर कारें तो यहाँ हैं, कारें तो बहुत कम है, 4 पहिए तो जीप, 4 पहिए के अंदर में तो जीपें भी आ गई। तो इसका मतलब ये अगर 4 पहिए की बात करें, 4 पहिए में से सिर्फ 2 कंक्लूजन निकल सकते हैं कि कुछ जीपें 4 पहिए हैं और कुछ कारें 4 पहिए हैं। ये वाला कंक्लूजन निकल सकता है, सभी वाला कंक्लूजन कभी नहीं निकलेगा। अगर अंदर बाहर से अंदर आते हैं कि सभी कारें 4 पहिए हैं तो नहीं निकल जाएगा। अगर अंदर से बाहर जाते हैं तो आपका सभी वाला फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब फर्स्ट आपका हो जाएगा गलत, सभी 4 पहिए कारें हैं, गलत। कुछ 4 पहिए जीपे हैं, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। बाहर से अंदर आ रहे हैं तो कुछ वाला फॉर्मेट आपका बिल्कुल अप्लाई होगा। यहाँ से आप लोग बोल सकते हैं कि कुछ 4 पहिए कारें हैं, कुछ 4 पहिए जीपें हैं, बिल्कुल आप बोल सकते हैं, हाँ जी, क्यों नहीं बोल सकते। कि यहाँ से जो जितनी भी 4 पहिए की जीपें हैं उसमें से कुछ खाली जीप भी तो हो सकती हैं, बिल्कुल सत्य हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती। सिंपल सा फॉर्मेट था, मैंने आपको 100 रुपये दिए, 100 रुपये से मैंने आपको बोला कि मुझे 110 वापस कर दो, आप बोलेंगे नहीं, 100 में से 50 ले सकते हो। तो वही वाला कॉन्सेप्ट दूसरे वाले में कुछ का, यानी कि कुछ का मतलब होता है 50%, ठीक है ना, कुछ का मतलब होता है 50%। कुछ 4 पहिए जीपे हैं, हाँ जी, इसके पास 100 रुपये थे और 100 रुपये से इसने क्या पूछा कि कुछ 4 पहिए जीपे हैं, 50 रुपये जीप वाले ने मांगे, तो इसने बोल दिया हाँ जी मैं दे सकता हूँ, मेरे पास है अवेलेबल। तो यही आपको कॉन्सेप्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखिएगा समझिएगा। दूसरा वाला क्वेश्चन भी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से है आप लोगों के लिए। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सर आप लोगों के लिए, ये कह रहा है आप लोगों के लिए, क्या कह रहा है आइए समझते हैं। ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए कथन को सत्य मानिए भले ही वह सामान्यतः मान्य तथ्यों के से भिन्न प्रतीत होता हो। यानी कि जो कथन में दे रखा है वो आपको सत्य मानना है, जो कथन में दे रखा है वो आपको सत्य मानना है। देन आफ्टर दैट आपके क्वेश्चन को आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। इसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना। अपना दिमाग का मतलब अगर स्टेटमेंट में जो बात कही है वो आपको सत्य माननी ही है। अगर आपने अपना क्वेश्चन दिमाग लगाया तो फिर एग्जामिनर गुस्सा हो जाएगा, एग्जामिनर गुस्सा हो जाएगा तो आपका नंबर काट लेगा, आपका नंबर काट लेगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी तो वंश आगे नहीं बढ़ेगा, पॉपुलेशन आप आगे नहीं बढ़ा सकते। और हिंदुस्तान में पॉपुलेशन आगे बढ़ाना कितना इंपॉर्टेंट है पिछली 40 साल का इतिहास उठा के देख सकते हैं, ठीक है ना। हम दो हमारे दो गवर्नमेंट तक सीमित रहता है, ठीक है ना। तो समझ सकते हैं स्टेटमेंट को आपको हमेशा सत्य मानना है। पहला रूल्स, स्टेटमेंट को हमेशा सत्य मानना है। देन आफ्टर दैट पढ़ के स्टार्ट करना है, ठीक है। हर स्टेटमेंट कह रहा है हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। ये तो पहली टाइप में हो गया, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। उसने कहा है कि स्टेटमेंट को सत्य मानना है, तो सत्य तो हमने मान लिया और लेकिन अपना दिमाग भी लगाया तो वर्ड तो बिल्कुल सत्य है। एक तरह से इसका साक्षात अर्थ भी निकलेगा और वाक्य प्रयोग भी निकलेगा, सारी चीजें निकलेंगे, ये सत्य है एक्चुअल में। चलिए, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। और निष्कर्ष क्या कह रहा है, जो वस्तु बाहर से अच्छी दिखती है वे शायद अंदर से अच्छी नहीं होती। बिल्कुल सत्य, एकदम एग्जैक्ट, बिल्कुल। आपको क्या करना है, जो निष्कर्ष दिया होगा उस निष्कर्ष को देखना है कि वो स्टेटमेंट से अलग जा रहा है तो आपको गलत कर देना है कि ये अनुसरण नहीं करता, और स्टेटमेंट के फेवर में जा रहा है, स्टेटमेंट से रिलेट कर रहा है सारी चीजें, तो आपको सत्य कर देना है कि ये जो कंक्लूजन है वो स्टेटमेंट से रिलेट करता है, यानी कि अनुसरण करता है, ठीक है ना। तो पहला वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, एकदम सत्य बात बोली उसने। जो वस्तु बाहर से अच्छी दिखती है वे शायद अंदर से अच्छी नहीं होती, और ये सोने पे लागू भी होती है, ठीक है ना। यानी कि एक तरह से बोला जाए। दूसरी वाली भी देख लेते हैं, हम किसी वस्तु या व्यक्ति की बनावट या आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल सत्य है कि हम किसी वस्तु या व्यक्ति की बनावट, यानी कि कोई इंसान है जो मीठा मीठा बोल रहा है, हम डिपेंड नहीं कर सकते कि वो अंदर से कड़वा नहीं है या फिर अंदर से द्वेष नहीं है उसके मन में, या फिर पीतल का जो रंग होता है वो एग्जैक्ट सोने जैसा होता है, लेकिन अंदर से हम पता नहीं कर सकते कि अंदर से दूर से देखने पर ये सोना है या पीतल है,
बिल्कुल दोनों का रेम सेम होता है। अगर उस पर अच्छी सी पॉलिश कर दी जाए पीतल पे, तो दोनों लोहे और पीतल में आप डिफरेंट नहीं पता कर सकते बिना सुनार के, ठीक है ना। तो यही चीज आपको यहाँ पे दी गई है कि ये दूसरा वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल एकदम सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों स्टेटमेंट इससे कथन से रिलेट करते हैं, तो हमारे दोनों अनुसरण करेंगे, दोनों सत्य हो जाएंगे। अगर कोई भी ऐसे दिया होता है, इसमें ये दिया होता कि हीरा सोने की तुलना में अच्छा होता है, तो वो स्टेटमेंट अनुसरण नहीं करता, क्योंकि वो कथन से रिलेट नहीं है। हमें सिर्फ कथन को सत्य मानना है, उससे रिलेट करके चीजों को समझना है, ठीक है। अगर बोल देता है कि हीरा सोने से अच्छी वस्तु है, बात तो सत्य है, लेकिन स्टेटमेंट में कहाँ दी गई है, हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलना है, कथन के अकॉर्डिंग चलना है। ये दोनों निष्कर्ष अनुसरण करेंगे, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है, निष्कर्ष फर्स्ट और दोनों सेकंड दोनों इसका पालन करते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर, विकल्पों में से कौन सा निम्न पैटर्न की भांति प्रतीत होता है। यानी कि ये हमारे लिए एक आकृति दे रखी है, इसके आधार पर कौन सी आकृति हो सकती है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं इसके नजदीक सबसे आकृति कौन सी जा सकती है। तो देखिएगा सबसे पहले क्या देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है और डी दे रखा है। आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों को आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए समझिए, सबसे पहले तो क्या है, ये चारों ऑप्शन इसी की फिगर को मोडिफाई करके इसी को इधर उधर घुमा के बनाए गए हैं। आर यू क्लियर, यहाँ तक आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर है, ठीक है। बनाए गए तो सबसे हमको बताना ना कि सबसे करीब वाला कौन सा है, जो सबसे करीब है, ठीक है ना। देखिएगा सबसे पहले मैं डी से अगर स्टार्ट करूँ, तो डी पे क्या किया है, इसको ये जो नीचे वाली प्लेट है इसको एज इट इज रखा है, ठीक है जी। यहाँ पे जो गिलास है, गिलास को क्या किया, लिटा दिया है, गिलास को लिटा दिया, ठीक है जी। ये वाला मैंने मान लिया। दूसरे वाले में क्या किया है, ये वाली प्लेट एज इट इज रखी है, ठीक है। गिलास को एग्जैक्ट उल्टा कर दिया है, ठीक है सर, एग्जैक्ट उल्टा कर दिया। एग्जैक्ट उल्टा का मतलब इसका जो मुंह है वो बड़ा है और जो नीचे का तरह ही बोलते हैं उसको वो छोटा है, ठीक है। थर्ड वाले में अगर मैं इसमें अगर मैं बात करूं, इस वाले में सर प्लेट को एज इट इज रखा है और इस वाले को फिर ऐसे करके लिटा दिया है, चलो ठीक है दोनों में। और ए वाले में क्या किया गया सर, ए वाले में इसमें ये किया गया कि प्लेट को एज इट इज रखा है और गिलास को भी सर एज इट इज रखा है। बस डिफरेंट क्या कर दिया, डिफरेंट सर ये कर दिया है, इसमें प्लेट को भी एज इट इज रखा है और गिलास को भी एज इट इज जैसा है वैसा ही रखा है, लेकिन डिफरेंट इतना सा कर दिया है कि सर इसको हल्का सा प्लेट से अदर कर दिया है। तो सबसे करीब कौन सा वाला हो जाएगा, ये वाला। बाकी कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ प्लेट से हल्का सा अदर कर दिया। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोग आसानी से समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, सिर्फ प्लेट से अदर उठाना, सबसे नजदीकी प्लस में करीब वाला हमको बताना था कि इस फिगर को अगर थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया जाए तो सबसे पहले कौन सा फिगर बनेगा। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। बी एलिमिनेट हो जाएगा, सी एलिमिनेट हो जाएगा, डी एलिमिनेट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो रेलवे में पूछे गए हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया कि निम्न शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख कौन सा होगा। वेन आरेख का मतलब है कि आप लोगों को किसी चीज को चित्र के माध्यम से समझाना है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, ये मैंने बताया कि दिल्ली, इंडिया और एशिया को आप लोगों को समझाना है। दिल्ली, इंडिया और एशिया। सर मैंने सबसे पहले दिल्ली का एक फिगर छाप लिया, ये हो गई मेरी दिल्ली, DELHI। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूं भारत, भारत को भी मैंने छाप लिया। सर भारत को मैं फिगर के माध्यम से समझाना चाहूँगा, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद में मैंने एशिया को भी एक गोले में ले लिया, ठीक है, एशिया। अब तीनों को अगर मुझे, ये तो हो गया तीनों को फिगर, यानी कि भारत सबसे छोटा, ये दिल्ली छोटा है, भारत उससे बड़ा है, एशिया उससे भी बड़ा है। अब अगर फिगर के माध्यम से मुझे समझाना होता है, फिगर के माध्यम से आपको कम शब्दों में कैसे समझाऊं, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिएगा दिल्ली, सबसे पहले क्या आएगी, दिल्ली। दिल्ली क्योंकि दिल्ली है, ठीक है, ये आ गई आपकी दिल्ली। दिल्ली दिल वालों की, मुंबई पैसे वालों की, अपना क्या अपन तो फकीर हैं जी। अब उसके बाद में बात करते हैं सर दिल्ली में क्या, ये कहाँ आती है, भारत के अंदर आती है और भारत की कैपिटल भी है, ठीक है। भारत किसके अंदर आता है, भारत आता है सर एशिया के अंदर। तो ये इसका एक एग्जैक्ट करेक्ट फिगर हो गया कि आप लोग फिगर के माध्यम से इस तरह से समझा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे रिलेट करके बता देता हूं कि आप मुझे एड्रेस बताइए, आप यूपी में कहाँ से रहते, आप कहाँ से हैं, तो आप बोलोगे सर उत्तर प्रदेश से। मैं बोलूँ भाई उत्तर प्रदेश में कहाँ से बबुआ, तुम बोलोगे सर हम उत्तर प्रदेश में आगरा से रहते हैं। बोलोगे आगरा में कहाँ से, तुम बोलोगे सर भगवान टॉकी। हम बोलोगे भगवान टॉकी में कहाँ से, तो तुम बोलोगे सर राधिका बिहार एक कॉलोनी है वहाँ से। तो आपने कैसे बताया, सबसे पहले बताया मुझे कि कहाँ से, उत्तर प्रदेश से, यानी कि ये एशिया हो गया एक तरह से। फिर आपने मुझे बताया सर मैं उत्तर प्रदेश में आगरा से हूँ, ये एक तरह से भारत हो गया। और जब उसके बाद में आपने बताया
कि मैं राधिका विहार से हूँ आगरा में, तो आपका ये प्रॉपर एड्रेस हो गया कि प्रॉपर एड्रेस देना है, तो इस तरीके से आप समझा सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोगों को इसमें फिगर के माध्यम से बतानी है कि घोड़ा बंदर बाग में क्या संबंध हो सकता है, फिगर के माध्यम से। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे, मैंने बड़ी आसान तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, ठीक है। फिर उसके बाद में एक शायरी सुनाते हैं आपके लिए अच्छी सी, ताकि आप लोगों का मूड फ्रेश हो जाए, पढ़ पढ़ के आप लोग बोर हो जाते हो, ठीक है ना। लास्ट में याद दिला दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा सर आपने शायरी का बोला था, शायरी सुना के ही जाओगे, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद में क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है घोड़ा, एक फिगर के माध्यम से मैंने घोड़ा बना लिया। देन आफ्टर दैट क्या बोल रहा है? बंदर, बंदर। फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है? बाघ। अब क्या इन तीनों में कोई ऐसी चीज है जिसको मैं रिलेट करके एक दूसरे को फिगर में माध्यम में बना दूं, यानी कि दो को एक के अंदर ले लूं, या एक को एक के अंदर लेके एक को बाहर रख दूं, तीनों को अलग अलग रखूं, या तीनों को एक ही में रख दूं? तो आप बोलेंगे सर तीनों की प्रजातियां तो अलग हैं, घोड़ा अपने आप में एक नई प्रजाति है, कोई घोड़ों की प्रजाति आ जाती है, इसमें काला घोड़ा, नीला घोड़ा, पीला घोड़ा, जंगली घोड़ा, देसी घोड़ा, विदेशी घोड़ा, ये सारे आ जाते हैं। बंदर की बात करें सर, बंदर भी अपने आप में एक न्यू प्रजाति है। कैसे? बंदर, देसी बंदर, जर्सी बंदर, चंपांजी बंदर, लंगूर बंदर, और हनुमान जी वाला बंदर, ऐसा बंदर, वैसा बंदर, तमाम प्रजाति हैं। सर बाघ की बात करें, बाघ में भी तमाम तरीके होते हैं, एक टाइगर होता है, एक जंगली शेर होता है, एक बब्बर शेर होता है, और भी तमाम तरीके नाम होते हैं। बाघ बोल देते हैं, किसी को चीता बोल देते हैं, किसी को कुछ बोल देते हैं, प्रजाति तो उन्हीं की है। तो सर ये तीनों अपने आप में अलग अलग हैं। हालांकि आप लोग एक तरह से बोला जाए कि जंगली पशु बोला जाए इन दोनों तीनों को, तो आप एक ही में रख सकते हैं कि अगर बोल देता जंगली पशु तो इन तीनों को मैं एक में रख देता ऐसे करके, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं दे रखा। तीनों को डिनोट करना है तो तीनों अपने आप में अलग अलग हैं, इंडिविजुअल हैं, ठीक है ना। तीनों अलग अलग हैं, इंडिविजुअल हैं, तो तीनों को अलग अलग रखा जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे, शायरी का याद दिला दीजिएगा, ठीक है बा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं। आइए इस वाले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। ये वाला क्वेश्चन, विषम को चुनिए, विषम को चुनिए, विषम को चुनिए। भाई कितना विषम को चुनवाओगे भाई एग्जामिनर जी? विषम को चुनिएगा, विषम को चलिए चुनते हैं। सर एग्जामिनर बोल रहा है तो ठीक है। क्या बोल रहा है कि टी को टी लिख दिया, ठीक है जी। भाई ये वाला फॉर्मेट में दो ही फॉर्मेट हो सकते हैं। पहला वाला फॉर्मेट, दो के अलावा कभी सोचना भी मत। पहला वाला फॉर्मेट में क्या हो सकता है सर? जल प्रतिबिंब। दूसरे वाले फॉर्मेट में क्या हो सकता है सर? दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण को मैं ऐसे डिनोट करता हूं, थोड़ा सा अलग लगे। ये हो गया आपका दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है ना। अब उसके बाद में क्या क्या रहा है सर? टी को उसने किस तरह से मॉडिफाई किया, टी को समझ लेते हैं। टी को किस प्रकार से रखा गया है, ठीक है ना। टी को किस प्रकार से रखा गया है, ठीक है, आइए समझते हैं। टी को सर उसने रखा है कैसे? टी को उसने रखा है, टी को ऊपर टी ऐसी थी ये वाली, इसको जस्ट अगर जल प्रतिबिंब में हम मोड़ेंगे, इस तरह से नीचे करेंगे तो एग्जैक्ट वो ऐसी हो जाएगी। जो पास वाला पोर्शन है वो पास में आ जाएगा, नीचे वाला ये नोक दूर वाली दूर में चली जाएगी। वी की बात करें, वी की, वी को उसने क्या किया? वी को जस्ट उल्टा कर दिया ऐसे करके, यू, ठीक है ना, एग्जैक्ट उल्टा कर दिया, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? यानी कि दर्पण में अगर ऐसे पटकेंगे तो ये वाला, ये दर्पण के पास में ही है, ये वाला पोर्शन, ये वाला भी पास में, यानी कि अभी तक दर्पण का फॉर्मेट चल रहा है। अब एन की बात करें, एन, एन को क्या किया? एन को अगर ये ऐसे पलटता तो कौन सा वाला फॉर्मेट बनता सर? ये वाला फॉर्मेट बनता आप लोगों को, अपोजिट वाला। ऐसे करके अगर पलटता तो ये वाला फॉर्मेट बनता। ए को उसने एज इट इज ऐसा ऐसे करके जैसा था वैसा ही कर दिया है। ए को क्या किया उसने? ए को ऐसे करके अपोजिट कर दिया, यानी कि ये दर्पण प्रतिबिंब है, ये दर्पण प्रतिबिंब है, ये दर्पण प्रतिबिंब है, लेकिन एन इसका दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। एन को एज इट इज उतार दिया। एन इज द राइट आंसर, तीनों से विषम है। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डी गलत हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी तीन दर्पण प्रतिबिंब में है, एक को एज इट इज लिख दिया जो कि एन है, एन को एज इट इज ऐसे ही लिख दिया, तीन से डिफरेंट हो गया, ठीक है ना। ये आप लोगों के ये क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह से आप लोगों को क्वेश्चन को कंटिन्यू कराएंगे हम लोग, ठीक है ना। और प्लस में आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हम अभी सीरीज लेके चल रहे हैं, क्लास 4 है, ये क्लास आपकी 30 तक जाएगी ये सीरीज, ताकि आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी का जो 2022 का एग्जाम आने वाला है उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएँ, प्लस में ज्वाइनिंग भी ले पाएँ। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 आने वाला है, उसके रिलेटेड भी, और एसएससी एमटीएस का एग्जाम चल ही रहा है। मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए क्या दी थी कि रिव्यू पूरी तरह से बैन हो चुके हैं। जो भी हैं, जो इंटरव्यूअर हैं, इंटरव्यू लेने जाते हैं एग्जाम सेंटर पर, उनका जाना व्यर्थ है।
हो सकता है उनके चैनल पर कॉपीराइट आ जाए या कोई दिक्कत आ जाए, ठीक है ना। लीगल एक्शन आप लोगों के लिए लिया जाएगा, तो आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि इस तरह की कोई भी हरकत ना करें कि जिस तरह से आपको कोई परेशानी हो या फिर एग्जाम सेंटर से बाहर कर दिया जाए। रिव्यू पूरी तरह से बैन है, आप एग्जाम सेंटर का रिव्यू नहीं ले सकते, आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा सकते हैं, वो हम करा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। आप लोगों को लगता है हमारी वीडियो आप लोगों के लिए 1% भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।